Hi friends, myself Vimal Kumar welcomes all of you to my YouTube channel VK Study Point. So today's our topic is class 10 poem Dust of Snow. It is written by great American poet Robert Frost. So now begin. The poem Dust of Snow describes about the importance of every particles of the nature. Poet use here some examples of activities done by the crow with help of a hemlock tree. How are every part of the nature is important for all of us. इस कविता में कवि ये जानने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि नेचर का प्रत्येक पार्ट कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, चाहे वो पार्ट कोई भी हो। एक उदाहरण लेता है कौवे का, जो कौवे अपनी एक्टिविटी के द्वारा एक धतूरे की पेड़ की सहायता से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस दर्शाने की कोशिश करते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे वो एक छोटे से प्लांट हैं, ज़्यादा एक वर्ड है, एक प्लांट है, जो ये बताने की कोशिश करता है कि नेचर का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। वाइल द पार्ट ऑफ नेचर इज स्मॉल और बिग बट दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट समथिंग our great poet Robert Frost. Robert Frost born March 26, 1874. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म जो हुआ था 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया नामक स्टेट में सैन फ्रांसिस्को नामक सिटी में हुआ था। एंड डाइड जनवरी 29, 1963। और वो पोएट जो थे जनवरी 29, 1963 में उनकी डेथ हो गई। बस्टन नामक प्लेस पर, जो मैसूचुसेट्स नामक स्थान है, वहाँ पर हो गई थी। वो एक अमेरिकन पोएट थे हु वाज मच एडमायर्ड फॉर द हिज डेपिक्शन फॉर रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड की जो रूरल लाइफ थी उसके प्रति जो उन्होंने डेपिक्शन दिखाया, उसकी प्रशंसा उनकी बहुत ज़्यादा हुई। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन योर माइंड, व्हाट इज इंग्लैंड हियर while he was an American poet, and how can he explain about the England? So friends, we should know about the England. England is a part of USA also. This is the place in USA, not a England country. So उन्होंने न्यू इंग्लैंड का जो रूरल लाइफ था उसका जो वर्णन किया, उसके लिए उसको प्रशंसा भी दी जाती थी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ही हैज़ अ कमांड ऑन अमेरिकन कैलोकियल स्पीच, यानी उनकी जो कमांड थी साथ के साथ वो कैलोकियल स्पीच पर थी। कैलोकियल स्पीच का मीन्स होता है फ्रेंड्स आम बोलचाल की भाषा, जो जनरल लैंग्वेज हम बोलते हैं अपनी कंट्री में, लाइक वी ऑल से द स्टेट लैंग्वेज या मदर टंग, दैट इज कॉल्ड कॉलोकियल लैंग्वेज। एंड ही रियलिस्टिक वर्स, और उनकी रियलिस्टिक जो कविताएं थी वो ऑर्डिनरी पीपल की जो एवरीडे की जो लाइफ थी उसको चित्रांकित करती है। ये छोटा सा आपने देखा फ्रेंड्स पोएट के बारे में कि वो एक अमेरिकन पोएट थे। उन्होंने न्यू इंग्लैंड की जो रूरल लाइफ थी उसका वर्णन ज़्यादा किया था। साथ ही साथ वो अपनी जो आम बोलचाल की भाषा थी उसमें उन्होंने अपने ऑर्डिनरी पीपल की एवरीडे लाइफ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, नाउ बिफोर स्टडिंग द पोएम वी शुड नो समथिंग अबाउट द थीम और बैकग्राउंड ऑफ द पोएम।
पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी पोएम के थीम को या बैकग्राउंड को भी जानना चाहिए हमें। सो द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट शो अस टू appreciate even the small things that we take for granted in life। पोएट यह कहना चाहता है कि हम अपने जीवन में जिन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु क्यों न हो, उसकी वो प्रशंसा करना हमें यहाँ पर दिखाता है कि उसकी प्रशंसा कैसे की जा सकती है। Poet shows us that even small and insignificant act, पोएट ये भी दिखाता है कि यहाँ तक कि छोटे से छोटा और कम महत्वपूर्ण कार्य किस प्रकार से कैन हेल्प अपलिफ्ट अवर मूड, किस प्रकार से हमारे मूड को बदलने में सहायता कर सकता है, एंड मेक अस फॉरगेट अबाउट अवर प्रॉब्लम्स, और हमारी ये सहायता भी करता है कि जो हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम भूल जाएं। पोएट आल्सो शोज दैट, कवि ये भी दिखाता है कि नेचर इज ए ग्रेट हीलर ऑफ बाउंड एंड बैड मूड, प्रकृति बुरे मन और घाव को सुधारने में सबसे बड़ा होता है। तो पोएम में पोएट ये दिखाना चाहता है कि नेचर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और नेचर की जो स्मॉलेस्ट थिंग्स होती हैं, कम महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो भी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ये वो बताने की कोशिश करता है। सो नाउ फ्रेंड्स, वी स्टडी अवर पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आई हैव एड अ पिक्चर हियर अबाउट द पोएम, so you can understand the summary of the poem with this picture. You are seeing a man is sitting here. This is poet, and he is sitting under a tree. वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। And a crow is leaving the tree. कौवा पेड़ को छोड़ने जा रहा है, आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा पेड़ से। तो ऐसी स्थिति में पोएट जो था सैडफुल बैठा हुआ था, सैड था, और सैड होने के साथ साथ बड़ा ही शांत बैठा हुआ था। किस अवस्था में था पोएट? सैड था। ठीक है। तो जब क्रो जो है इस पेड़ से उड़ता है, तो उड़ने से पेड़ जो है हिल जाता है। हिलने के कारण पेड़ पर सर्दियों की वजह से छाई हुई जो बर्फ थी, आइस थी, स्नो थी, वो गिर जाती है, हिल जाती है। उसके पार्टिकल्स थे, जो डस्ट थी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे वो आइस के, स्नो के, वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। और गिर जाने के कारण जो पोएट रिग्रेटफुल कंडीशंस में था, उससे उसका जो मूड था वो चेंज हो जाता है, मन उसका खुश हो जाता है, और ये कहता है कि हेमलॉक ट्री से गिरी हुई जो स्नो थी उसने उसके मन को चेंज किया, और उसका जो दिन रिग्रेटफुल था वो रिग्रेट होने से, पूरा दिन रिग्रेट होने से बच गया। सो नाउ वी स्टडी द पोएम विद द हेल्प ऑफ वी ट्राई टू नो अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। नाउ वी स्टडी द पोएम। देयर आर 2 स्टेंजा इन द पोएम। पोएम में 2 स्टेंजा हैं। फर्स्ट वन दिस इज, एंड सेकेंड वन दिस इज, बट
बोथ स्टेंजास आर लाइक अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। दोनों के दोनों स्टेंजा ऐसा लगता है कि एक ही वाक्य के पार्ट हों। देखो, क्योंकि पहले स्टेंजा में हम एक एक्टिविटी देखेंगे, दूसरे उस एक्टिविटी से क्या हुआ वो जानेंगे। तो नाउ फ्रेंड्स, वी स्टडी पोएम लाइन टू लाइन। द वे, रास्ते पर, एक क्रो, एक कौवे ने, यानी कौवा जैसे ही वहाँ से उड़ता है तो उसने अपना रास्ता पकड़ा, कौवे ने जो अपना रास्ता पकड़ा, तो रास्ता को पकड़ते समय, उड़ते जाते समय क्या करता है वो, शॉक डाउन ऑन मी। पोएट कहता है कि हिला कर के गिरा दी मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के, स्नो के जो डस्ट थी वो गिराई। डस्ट मीन्स होता है बेटा धूल, लेकिन बर्फ की धूल से मतलब नहीं है, मीन्स है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द स्नो। गिरा दी इसके ऊपर, कहाँ से गिराई, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से, जिस ट्री पर, हेमलॉक ट्री पर जो क्रो बैठा हुआ था वो वहाँ से जाता उड़ते हुए, तो उसके उड़ के जाने पर ट्री हिल जाती है, तो हिलने के कारण जो स्नो थी, स्नो के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे जो पोएट के ऊपर गिर जाते। ये तो हो गया। नाउ सेकंड स्टेंजा। तो इस कंडीशन ने क्या किया, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे मूड, मन का जो मूड था, मन जो था मेरे हृदय में एक परिवर्तन दिया जिससे मेरा मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और दिन का कुछ हिस्सा उसने बचा लिया। आई हैड ड्यूड, जिस दिन को मैंने रिग्रेट कंडीशन में बिता दिया था, उसका कुछ हिस्सा उसने बर्बाद होने से बचा लिया। मीन्स फ्रेंड्स, पोएट ये शो करता है कि कोया जब उड़ता है तो उड़ने से हेमलॉक ट्री जो था, हेमलॉक का मीन्स होता है धतूरा, धतूरा का पेड़ जो हिल जाता है, उसके ऊपर बर्फ़ गिर जाती है। बर्फ़ गिरने से पोएट का मन जो था वो चेंज हो जाता है, और उसका जो दिन बर्बाद होने वाला था वो बर्बाद होने से बच जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ ये देखते हैं पोएट ने कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए दैट आर द एप्रिशिएट एज अ नेगेटिव फैक्ट, लाइक क्रो। क्रो एक ऐसा वर्ड है जिसे सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता है, इसे एक प्रकार से अपशगुन के रूप में देखा जाता है। और हेमलॉक ट्री जो है ना, धतूरे का पेड़, दैट इज पॉइजनियस, जो एक जहरीला होता है। तो यहाँ पर दोनों ही, क्रो और हेमलॉक ट्री आर द नेगेटिव aspect of the nature, but poet is trying to show that both of are the part of nature and has made a happy sense for the poet। जैसा कि पहले से ही पोएम में बताया था थीम के टाइम पर कि नेचर का कोई भी नेगेटिव सेंस हो चाहे पॉजिटिव सेंस हो, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ये हमारी पोएम थी। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, इसके कुछ पॉइंट बता दूं। जो पोएम जो है ना, पोएम जो हमारी जो लिखी है, ये इसका जो लिटरेरी फिगर कह सकते हो वो पर्सोनिफाइड है। पर्सोनिफाइड क्यों है? क्योंकि जो नेचर है लाइक ए न्यूटर जेंडर एंड डूइंग द वर्क एज ए पर्सन। क्योंकि हेमलॉक ट्री से गिरी हुई जो बर्फ़ थी उसने उसका मन जो चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन हो गया, पर्सोनिफाइड हो गई। तो ये पोएम में जो है ना, इसका जो थीम है वो पर्सोनिफाइड है। साथ ही साथ इसके हम अब फ्रेंड्स देखते हैं इसकी जो राइम वर्ड क्या है आपस में और उनका पैटर्न क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रो, क्रो जो है ना, राइम्ड किससे हो गया,
स्नो से, ठीक है। और मी जो है ना राइम हो गया ट्री से। अब बात आती है राइम क्या होता है। राइम का होता है लाइन के अंत में जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। हिंदी में जिसे कहते हैं तुकबंदी शब्द। तो क्रो की जो तुक किससे मिली, स्नो से, और मी की किससे मिली, ट्री से। अब इनको एक संकेत दे देते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग से देते जाते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले दिया हमने क्रो को एक संकेत मिला ए, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्रो, ओ। और सेम प्रोनाउंसिएशन इसका भी क्या है, स्नो का ओ। तो बोथ ऑफ विल बी मार्क विद द ए। एंड नाउ सेकेंड लाइन इज सिंबलाइज्ड बाई बी। सेकेंड लाइन को बी से सिम्बलाइज करेंगे तो ट्री भी इसकी सिम्बलाइज किससे हो जाएगी, बी से ही हो जाएगी। तो पहला स्टेंजा इसका राइम पैटर्न क्या बन जाएगा, ए बी। तो इसके पहले स्टेंजा में तो ए बी निकल के आया। एंड इन द सेकेंड स्टेंजा इट इज ऑल्सो सेम राइमिंग। नाउ लुक, first of all heart will symbolize with a, and same part it is also symbolized with a। यानी हार्ट को सिम्बलाइज से ए से सिम्बलाइज किया तो पार्ट को भी हम करेंगे। एंड सेकेंड लाइन मूड, एंड मूड विल बी सिम्बलाइज या राइम्ड विद रूट्स टू सिम्बलाइज विल बी। इट इज ऑल्सो द पैटर्न ऑफ सेकेंड स्टेंजा ए बी, ठीक है। तो इसका जो राइम पैटर्न बनेगा पोएम का वो ए बी बनेगा। सो फ्रेंड्स, thus we study our poem Dust of Snow of class 10th. This poem is first poem. So now it is will be now series of the poem explanation. Daily you will study a next poem. इस प्रकार से दोस्तों, अब ये हमारी पहली पोएम थी। अब हम प्रतिदिन एक पोएम प्रतिदिन पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।